देखो क्वेश्चन कह रहा है ₹1470 वर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट इफ ₹50 इज डिक्रीज फ्रॉम ईच पर्सन शेयर रेशियो ऑफ A to B to C is equal to 2:3:4 फाइंड वैल्यू ऑफ B। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ गए तो आधा सवाल हो गया। मैं बार बार आपको कहता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 1470 रुपए थे, उन 1470 रुपए को तीन लोगों में A B और C तीन लोगों में इस हिसाब से बांटा कि जब तीनों के शेयर में से, मतलब जो तीनों के शेयर में पैसा आया, अगर उन तीनों के शेयर में से 50-50 रुपए हम कम कर देते हैं तो A अनुपात B अनुपात C जो है वो 2:3:4 आ जाता है। तो बताओ B की वैल्यू क्या रही होगी? कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, स्टार्ट कर देते हैं। देखो A:B:C की वैल्यू दे रखी है हमें 2:3:4 है, मतलब हमारे हिसाब से A+B+C टोटल कितना होगा? 2+3+4 कितना होगा भाई? हमारे हिसाब से A+B+C जो है वो 9 होगा। ठीक है, A+B+C 9 आ गया ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से 1470 है। नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से 1470 नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या है, ये गलती मत कर देना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक यही ट्रिकी चीज है, लोग यही गलत कर देते हैं कि लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से तो 1470 था। नहीं, 1470 नहीं था। देखो क्या था, 1470 तो टोटल थे, लेकिन वो कह रहा है कि तीनों के शेयर में से, तीनों के हिस्से में से हमने 50-50 रुपए कम भी तो कर दिए। मतलब A में से भी 50 कम कर दिए, B में से भी 50 कम कर दिए, C में से भी 50 कम कर दिए। तो जब तीनों में से 50-50 कम कर देंगे तो टोटल कितना रह जाएगा? 1470 में से अगर हम 3 बार 50 कम कर देंगे तो 1320 ही तो रह जाएगा ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1320 है, हमारे हिसाब से 9 था, क्वेश्चन के हिसाब से 1320 है। अब ये देखो एक कितने गुना है, अब देखो कितने गुना, इसको काटा पीटी करेंगे ना अगर हम तो एग्जैक्ट नहीं कटता। 1320 9 से एग्जैक्ट नहीं कटता, तो इसमें कितने गुना जब भी लिखना हो तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1320/9 गुना है, लिख सकते हैं ना हम ऐसे। कभी भी ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। 1320/9 क्यों लिखा? देखो 9 को जब हम 1320/9 गुना करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 1320 ही तो आ जाएगा ना। तो कभी भी ऐसे लिखना हो कितने गुना है, अगर हमें आसानी से हमारा कट रहा हो, जैसे मान लो कोई सिंपल वैल्यू होती है, मान लो 36 होता तो हमें पता है 9 × 4 36 होता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते क्योंकि आसानी से कट रहा था। लेकिन ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई और ये आसानी से कट नहीं रही, हमें समय लगेगा काटने में, लेकिन हमें तो समय बचाना है। तो हम क्या करेंगे, हम काटने की जगह 1320/9, मतलब जो ये वैल्यू थी ये वैल्यू ऊपर लिख दो और जो ये वैल्यू थी ये वैल्यू नीचे लिख दो। देखो फिर से देखो, जो ये वैल्यू थी ये वैल्यू ऊपर लिख दो और जो ये वैल्यू थी वो वैल्यू नीचे लिख दो, इतने गुना होता है। अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे, एंड में काट लेंगे। अब भी क्यों काटे, एंड में काट लेंगे, क्या पता कुछ और कट जाए। अब देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है B की वैल्यू बता दो, तो हमसे जो भी पूछा है उसको हम इतने गुना कर देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से ये था, क्वेश्चन के हिसाब से ये था, तो इतने गुना हुआ, तो जो भी पूछा उसको इतने गुना कर दो। तो B की वैल्यू क्या होगी? B की वैल्यू होगी 3, ये 3 दे रखा है ना, गुना 1320/9। देखो अब इसको काटा पीटी करनी बहुत आसान होगी, क्योंकि यहां से ये 3 कट गया, अब यहां से आपका कट जाएगा बहुत आसानी से। अब ये B की वैल्यू होगी 440। क्या ये 440 आपका आंसर है? नहीं, ये गलती मत कर देना। इस क्वेश्चन में ये दो ही जगह गलती होती है, बाकी तो सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही जगह लोग गलती करते हैं। पहली जगह ये कि टोटल जो ले लेते हैं 1470 ले लेते हैं, वो मैंने आपको समझा ही दिया कि 1470 नहीं लेना, क्योंकि 3 बार 50-50 कम भी तो हो रहा है ना, तो 1320 लेना है। अब दूसरी जगह जो गलती करते हैं वो यहां करते हैं कि B की वैल्यू तो निकल गई 440, अब आंसर में 440 ही लिख देंगे, और ऑप्शन भी ऐसा होगा कि ऑप्शन में 440 जरूर दिया होगा, लेकिन सही आंसर 440 नहीं है। सही आंसर निकालने के लिए इसमें 50 ऐड भी तो करना पड़ेगा ना यार हमें। जब ये B 440 आया तो इसमें ये 50 ऐड भी तो करना पड़ेगा, 490 होगा आपका आंसर। अब ये 50 ऐड क्यों करना पड़ेगा भाई? ये शुरू में 50 जो कम किया था उसको 50 ऐड भी तो करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एक्चुअल B की वैल्यू थी, जो ओरिजिनल B की वैल्यू थी, वो तो पूरी थी ना। हमने रेशो निकालने के लिए 50 रुपए उसमें कम किया था, रेशो निकालने के लिए तो 50 रुपए कम किया था ना, तो रेशो से जो आंसर आता है उसमें 50 रुपए ऐड भी तो करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दोबारा बता देता हूं एक बार, 1470 में से 50 रुपए कम किए थे 3 बार, तो 1320 आया था, लेकिन एंड में जो आंसर आया उस आंसर में 50 रुपए ऐड भी तो करना पड़ेगा ताकि आंसर आए हमारा सही। ये क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम हैज टू बी डिवाइडेड अमंग A, B and C in ratio 3:2:1. By mistake it was divided in ratio 4:3:5. Due to which C gets ₹42 more. Find total amount. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पैसे थे, उन पैसों को A, B और C तीन लोगों में बांटना था इस प्रकार से कि A अनुपात B अनुपात C जो आएगा वो 3:2:1 आएगा। लेकिन गलती होगी और गलती में उस पैसे को इस प्रकार से बांट दिया कि A अनुपात B अनुपात C 4:3:5 आ गया। उस गलती की वजह से C को 42 रुपए फालतू मिल गए। अब ये बताओ टोटल अमाउंट क्या? बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे।
ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, मतलब A:2 A:2 B:2 C दे रखा है 3:2:1, यही दे रखा है ना। और ये तो था जो हमें करना था, ये ओरिजिनल है। अब ये बाय मिस्टेक जो है, मिस्टेक से हमसे क्या हो गया 4:3:5 हो गया। करना ये था, हो ये गया। अब आप ये चीज सोचो कि पैसे तो उतने ही रहे होंगे ना। अगर मान लो मेरे पास 500 रुपए थे या मेरे पास 5000 रुपए थे, मुझे उन्हीं को बांटना था, तो पैसे तो उतने ही रहे होंगे, बस बांटने में गलती लग गई। मेरे पास 5000 थे जो मैंने 3 लोगों में बांटने थे, तो 5000 ही ना, बांटने में गलती लग गई। इसका मतलब जो टोटल पैसा था वो बराबर होना चाहिए था। ओरिजिनल का टोटल देखो क्या आ रहा है, 3 + 2 + 1 6 आ रहा है। और जहां गलती हो गई, गलती का टोटल आ रहा है 4 + 3 + 5 यानी कि 12। ओरिजिनल का टोटल 6 आ रहा है, गलती का टोटल 12 आ रहा है। हमें तो इनको बराबर बनाना है, क्योंकि पैसा तो बराबर ही रहा होगा। तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 6 को 2 से गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 और 12 बराबर होता है। तो मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर देंगे। जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से गुना करेंगे तो 6:4:2 आ गया। अब यहां देखो हमारा टोटल बराबर हो गया, मतलब हमारे पास ओरिजिनली भी 6 + 4 + 2 12 रुपए थे, और जो गलती हो उसमें भी 4 + 3 + 5 12 रुपए थे। अब देखो क्या करेंगे, अब हमने बराबर बना लिया, अब इसके आगे सारी गेम शुरू होगी। अब यहां देखो ये A है, ये B है और ये C है। अब हमारे हिसाब से C को 2 की जगह 5 रुपए, यानी हमारे हिसाब से C को दे दिए 3 रुपए फालतू। यही हुआ ना, हमारे हिसाब से तो C को 3 रुपए फालतू दिए, लेकिन सवाल कह रहा है भाई C को 3 फालतू नहीं दिए, C को 42 रुपए फालतू दिए। यानी कितना गुना, 14 गुना। हमारे हिसाब से C को 2 की जगह 5 रुपए दिए थे, मतलब 3 रुपए फालतू दिए थे, लेकिन सवाल के हिसाब से 42 रुपए फालतू दिए थे, तो कितना गुना, 14 गुना। तो अब जो भी पूछ रहा है उसको 14 गुना कर दो। अब ये पूछ रहा है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे हिसाब से आ रहा था 4 + 3 + 5 यानी कि 12। हमारे हिसाब से 12 आ रहा था, लेकिन हमें सवाल के हिसाब से बताने के लिए 14 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 168 रुपए। खत्म आपका सवाल। फटाफट एक बार सुन लो फिर से। A:B:C की रेशो जो असली में हमें करनी थी वो 3:2:1 करनी थी, लेकिन गलती से होगी 4:3:5। अब पैसे तो उतने ही रहे होंगे ना जितने बांटने थे, चाहे गलती हुई चाहे नहीं। पैसे की कीमत, पैसे की वैल्यू तो वही थी ना। तो दोनों का टोटल बराबर बनाओ। दोनों का टोटल कैसे बराबर बनाएंगे, यहाँ टोटल 6 आ रहा है या 12 आ रहा है। टोटल बराबर बनाने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो टोटल बराबर बन गया। टोटल बराबर बनने के बाद C में हमारे हिसाब से पहले 2 दे रहा था, बाद में 5, यानी कि 3 रुपए फालतू दे रहा था। सवाल कह रहा है 3 फालतू नहीं दे रहा, 42 रुपए फालतू ददे रहा है, यानी कि 14 गुना फालतू दे रहा है। तो जो भी पूछ रहा है उसको 14 गुना कर दो, खत्म हो जाएगा आपका सवाल। हमारे हिसाब से 12 रुपए थे, लेकिन हमें तो 14 गुना करना है, तो 12 गुना 14 168 रुपए थे उसके पास शुरुआत में। अगर मॉक टेस्ट की बात करें कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कौन सा अच्छा है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। और टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है, सिर्फ 299 का एनुअल प्लान है उसका। और अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि MG10 है उसको यूज करोगे तो 30 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। उसमें अलग अलग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप अलग अलग 2-3 एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपका काम बन जाएगा भाई एक ही परचेज करने से। और है भी बहुत सस्ता सा, और उसमें बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, तो आपको अपना लेवल भी पता रहता है कि किसका क्या लेवल चल रहा है। तो चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया ना, तो मैं समझ लूंगा कि अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं वो सब आपको समझ में आ गए, क्योंकि अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, इफ डायमंड ब्रेक्स इनटू 4 पार्ट्स इन रेशियो ऑफ वेट 1:2:3:4, प्राइस ऑफ डायमंड डिक्रीजेज बाय ₹1,40,000, फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हीरा है, उसका जो प्राइस है ना वो उसके वजन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर उस हीरे को 4 हिस्सों में तोड़ दिया और इस हिसाब से थोड़ा कि पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे जो 4 हिस्से हैं उनका जो वजन का रेशो आया, वजन का जो अनुपात आया वो 1:2:3:4 अब जो हीरे की कीमत थी वो 1,40,000 रुपए घट गई, तो असली कीमत क्या थी हीरे की ये बतानी है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सब यूज हो रहा है। तो अगर ये समझ गए तो समझ लेना सारे कॉन्सेप्ट्स अब तक के आपको क्लियर हो गए। देखो क्या है इसमें जो हीरा है ना वो जो 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है ना, उनका नए जो 4 हिस्से 1:2:3:4, ये इनकी वजन की रेशो है। मतलब पहला हिस्सा है उसकी 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3 और चौथे की 4, ये उनके वजन की रेशो है।
तो जब वो टूटा नहीं होगा हीरा, टूटने से पहले जब वो हीरा रहा होगा तो उसका वजन कितना रहा होगा, इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो उतना ही तो वजन रहा होगा ना पहले उसका। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ये कितना होगा, 10 होगा। मतलब जो पहले हीरा रहा होगा टूटने से पहले उसका वजन अगर 10 रहा होगा तो टूटने के बाद पहले हिस्से पहले दूसरे तीसरे चौथे का 1:2:3:4 आ गया। तो यहाँ हमारा जो 10 है ये वजन है टूटने से पहले, और ये जो वजन है हर हिस्से के वजन है टूटने के बाद। तो टूटने से पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डायमंड का जो प्राइस है, जो उसका रेट है, वो उसके वजन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वजन तो पता लग गया, लेकिन इसका स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होता है 100। मतलब टूटने से पहले जो उस डायमंड का प्राइस था वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब वो टूट गया, टूटने के बाद ये तो वजन है, लेकिन इनका स्क्वायर कितना है निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। अब जब मैं इनको अगर टोटल करूंगा तो ये 30 आ गया। मतलब जो हीरे का टूटने से पहले जो कीमत थी वो 100 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और टूटने के बाद जो कीमत आ गई वो 30 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। क्यों आ गई 30 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हर वजन जो हर पार्ट था अलग अलग, उनके जितने सबके अलग अलग वजन थे उनका हमने स्क्वायर लिया और उनको टोटल कर दिया। तो अब हमारे हिसाब से 100 से कीमत हो गई 30, यानी कि पहले कीमत 100 थी, अब कीमत हो गई 30। मतलब कितना कम हुआ, हमारे हिसाब से तो 70 कम हो गया। पहले 100 कीमत थी, अब कीमत हो गई 30, यानी कि 70 कम हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है 70 कम नहीं हुआ, सवाल कह रहा है 1,40,000 कम हो गया। यानी कितना गुना कम हो गया, बताओ कितना गुना कम हो गया, 2000 गुना कम हो गया। पहले कीमत 100 थी, टूटने के बाद कीमत 30 हो गई, हमारे हिसाब से 70 कम हुआ। सवाल कह रहा है 70 कम नहीं हुआ, 1,40,000 कम हुआ, यानी 2000 गुना कम हो गया। जो भी पूछे उसको 2000 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसने प्राइस और डायमंड पूछा, ओरिजिनल प्राइस और डायमंड, मतलब टूटने से पहले हमारा 100 आ रहा था, लेकिन हमें तो इसको 2000 गुना करना है, क्योंकि वो कुछ भी पूछता है तो हमें 2000 गुना करना है। तो हमारा आंसर आ गया 2 लाख। खत्म हो गया सवाल। कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, हमारी मास्टर जी की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करना, आपको विदिन 24 आवर्स हमारे टेलीग्राम पर उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और आगे भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 glasses हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन फर्स्ट ग्लास मिल्क इज टू वाटर इज इक्वल टू 2:1 एंड इन सेकंड ग्लास मिल्क इज टू वाटर इज इक्वल टू 5:2। फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इफ। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला है बोथ ग्लासेस आर मिक्स्ड इन रेशियो 1:1, सेकंड है बोथ ग्लासेस आर मिक्स्ड इन रेशियो 2:3। क्वेश्चन कह रहा है 2 ग्लास हैं, उन दोनों ग्लास में दूध और पानी का मिक्सचर, दूध और पानी का मिश्रण है। जो पहले ग्लास में दूध और पानी का मिश्रण है वो इस प्रकार है कि दूध अनुपात पानी है, दूध अनुपात पानी जो है वो 2:1 है, और दूसरे ग्लास में दूध अनुपात पानी जो है वो 5:2 है। अब वो कह रहा है कि ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन में बताओ कि दूध अनुपात पानी क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि जब उन दोनों ग्लास को मिक्स किया गया, इस प्रकार से किया गया कि दोनों ग्लास की जो रेशो थी 1:1 थी, मतलब कि दोनों ग्लास की जो क्वांटिटी थी, जो कैपेसिटी थी वो सेम थी। और दूसरा है कि जब उनको मिक्स किया गया इस हिसाब से किया गया कि दोनों ग्लास की रेशो 2:3 थी, मतलब कि दोनों ग्लास की जो क्वांटिटी थी वो 2:3 थी। मतलब अगर पहले ग्लास की क्वांटिटी 2 है तो दूसरे की 3 रही होगी। इसको बहुत ध्यान से समझना। आप देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लास 1 की बात करते हैं। मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर दे रखा है, और ग्लास 1 की बात करते हैं। ग्लास 1 में मिल्क और वाटर है 2:1 की रेशो में, और ग्लास 2 में मिल्क इज टू वाटर है 5:2 की रेशो में। मतलब अगर ग्लास 1 का हम टोटल करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, और ग्लास 2 का अगर हम टोटल करेंगे तो 5 + 2 7 आ जाएगा। मतलब हमारे हिसाब से पहले ग्लास की क्वांटिटी 7 है और दूसरे की 3 है। लेकिन ये जो पहले पार्ट की बात कर रहा है, कि भाई दोनों ग्लास की क्वांटिटी 1:1 होनी चाहिए, मतलब दोनों ग्लास की बराबर होनी चाहिए। बराबर कैसे बनाएंगे, ये 3 है 7 है, तो बराबर बनाने के लिए इसको 7 से गुना करना पड़ेगा हमें, और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा ना, वहाँ 3 है यहाँ 7 है, तो बराबर बनाने के लिए उसको 7 से गुना और इसको 3 से गुना। यानी कि इस इक्वेशन को 3 से गुना और इस इक्वेशन को 7 से गुना, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। अब देखो जब 3 से गुना और 7 से गुना हम कर देंगे तो यानी कि फर्स्ट क्लास में आ गया 6 3, अरे सॉरी इसमें तो 7 से गुना करना है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे मैंने। देखो ये देखो क्या उल्टा लिख दिया, ये गलती आप भी मत कर देना, ये गलतियाँ हो जाती हैं कई बार। इसको 7 से गुना करना था, इसको 3 से गुना करना था। यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया। इसको जब हम 7 से गुना करेंगे तो ये 14 आ जाएगा,
ये 7 आ जाएगा, और इसको जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यानी कि हमारी सारी कंडीशन अब तक सेटिस्फाई हो गई हैं। क्वेश्चन में था कि दोनों ग्लास में बराबर होना चाहिए, हमने बराबर बना दिया। इस ग्लास में भी टोटल 21 है, इस ग्लास में भी टोटल 21 है, बराबर बना दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो अब जो पूछ रहा है बता दो। अब मतलब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो दूध होगा वो 14 जमा 15 29 हो जाएगा, और जो पानी होगा वो 7 जमा 6 13 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया 29 इंटू 13। ये तो था पहला पार्ट। पहले पार्ट में दूध और पानी का जो रेशो आ गया वो 29:13 आ गया। फिर से समझो एक बार, क्योंकि बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले ग्लास में मिल्क और वाटर की रेशियो 2:1 दे रखी है, दूसरे ग्लास में मिल्क टू वाटर की रेशियो 5:2 दे रखी है। मतलब पहले ग्लास में टोटल 2 जमा 1 3 है, और दूसरे ग्लास में 5 जमा 2 7 है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि दोनों की रेशियो 1:1 होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। बराबर है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 7 से गुना, 7 को 3 से गुना, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को 7 से गुना, इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुना। जब गुना कर दिया तो 14:7 आ गया, 15:6 आ गया, यानी कि बराबर हो गया। ये भी 21, ये भी 21। अब जोड़ दो, टोटल दूध 14 जमा 15 29, और टोटल पानी 7 जमा 6 13। खत्म सवाल। ये था पहला पार्ट। अगर मान लो क्वेश्चन में ये इन रेशो 1:1 नहीं दिया होता, क्वेश्चन सिर्फ इतना होता बोथ ग्लासेस आर मिक्स्ड, उसके आगे कुछ नहीं होता क्या रेशो क्या नहीं, सिर्फ होता बोथ ग्लासेस आर मिक्स्ड, तो आपका आंसर क्या होता, यही होता आपका आंसर? नहीं, तब आपका आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि जब हमें यही नहीं बताया कि दोनों ग्लासेस को किस रेशो में मिक्स किया, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, हमें पता ही नहीं कि कैसे किया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि जो पहला ग्लास है और जो दूसरा ग्लास है उनकी जो रेशो है ना वो 2:3 है। यानी कि अगर पहले ग्लास की जो क्वांटिटी 2 है तो दूसरे ग्लास की क्वांटिटी 3 होगी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से समझाता हूं आपको इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें बराबर बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में 1:1 को छोड़ के कोई भी रेशो हो, 2:3 हो, 2:5 हो, 2:1 हो, 2:10 हो, 2:19 हो, कुछ भी रेशो हो, तो जो हमने पहले पार्ट में स्टेप किया है ना वो स्टेप तो हमें हमेशा करना ही पड़ेगा, बराबर बनाना ही पड़ेगा। बराबर कैसे बना रहे थे, इसका टोटल 3 आ रहा था, इसका 7 आ रहा था, तो बराबर बनाने के लिए इसको 7 से गुना कर रहे थे और इसको 3 से गुना कर रहे थे। यहाँ बराबर बन रहा था। अब यहाँ तक तो बन गया बराबर। अब बराबर बनने के बाद ये वाली सेटिस्फाई कर दो जो दे रखी है। अब ये बराबर हो गया, लेकिन बराबर होने के बाद ये कह रहा है कि 2:3 होनी चाहिए, 2:3 होनी चाहिए, तो इसको 2 से गुना और इसको 3 से गुना। समझ गए? पहले बराबर बनाया, इसको 7 से इसको 3 से गुना करके। बराबर बनाने के बाद जो सवाल में दे रखा है वो कर दिया, इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को 7 इंटू 2 14 से गुना करना पड़ेगा, और इस पूरी इक्वेशन को 3 इंटू 3 9 से गुना करना पड़ेगा। अब 14 से गुना करेंगे तो पहली में आ गया 28 14, और दूसरे ग्लास में आ गया आपका 45, और 9 2 18। बस अब आपका सवाल हो गया खत्म, क्योंकि हमने वही रेशो निकाल दी जो सवाल ने पूछी थी। पहले हमने बराबर किया, बराबर करने के बाद 2:3 की रेशो निकाल दी, खत्म हो गया सवाल। अब जो पूछ रहा है बता दो, यानी कि ऐड कर दो। अब देखो पहले में दूध 28 है, दूसरे में दूध 45 है, तो अब इनको टोटल करेंगे तो 28 जमा 45 आ जाएगा 73। पहले में पानी 14 है, दूसरे में पानी 18 है, तो 14 जमा 18 आ गया 32। ये आ गया आपका आंसर, खत्म सवाल। यानी दूध इस टू पानी की रेशो आ गई 73:32, 73:32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, कोई भी डाउट आता है तो आपको बताइए आपको क्या करना है। मेरा जो मास्टर जी एजुकेशन का जो टेलीग्राम उस पर इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल आईडी है, वहाँ पे आपको मैसेज करना है, और उसके विदिन 24 आवर्स आपको टेलीग्राम पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो पूछ लिया करो, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये समझ पाओगे तभी इस टाइप के और क्वेश्चन कर पाओगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 ड्रम्स A, B and C whose capacity are in ratio 2:3:4 respectively are filled with milk and water. Ratio of milk is to water in A is 1:5, B में 3:5, C में 5:7. फाइंड रेशो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इफ A, B and C आर मिक्स। देखो क्वेश्चन को समझो, समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन कह रहा है 3 ड्रम है A, B और C, जिनकी कैपेसिटी का रेशो 2:3:4 है। मतलब A में अगर 2 आ सकता है तो B में 3 आएगा, C में 4 आएगा। इनको फिल कर रखा है दूध और पानी से, इनके अंदर दूध और पानी है। तो जो दूध और पानी का रेशो सबसे पहले वाले A ड्रम में है, A में दूध और पानी का रेशो A:5 है, B में दूध और पानी का रेशो 3:5 है, C में दूध और पानी का रेशो 5:7 है। अब जब इन तीनों ड्रम को आपस में मिक्स कर देंगे तो दूध और पानी का रेशो क्या रह जाएगा? बहुत ही आसान है, देखो करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट। देखो A में कह रहा है दूध और पानी का रेशो है 1:5, B में कह रहा है दूध और पानी का रेशो है 3:5, C में कह रहा है 5:7,
ये दूध और पानी का रेशो आ गया ए में, ये बी में, सी में। अब टोटल देखेंगे फटाफट, ए में आएगा 1+5 6, बी में आएगा 3+5 8 और सी में आएगा 5+7 12। इन क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको सब समझाया कि कोई भी रेशो तरीके हो सबसे पहले इनको बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले का टोटल 6 है, दूसरे का टोटल 8 है, तीसरे का टोटल 12 है। अब 6 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 6 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। अब कैसे बनाएंगे भाई 24, 6 को 4 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा, 12 को 2 से गुना करेंगे 24 आ गया। ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। यानी कि अब यहां तक हमने बराबर बना दी इक्वेशन को, मतलब हमने टोटल बराबर कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप होता है। इसको भी 24 कर दिया टोटल, इसको भी 24, इसको भी 24 और टोटल हमने कर दिया बराबर। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, जब टोटल बराबर हो जाए उसके बाद देखो कि अब क्या रेशो दे रखी है। अब तीनों की रेशो दे रखी है 2:3:4, मतलब पहले में अगर 2 आता है तो दूसरे में 3 आएगा और तीसरे में 4 आएगा। तो 2:3:4 करने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, यही तो करेंगे ना। अब यहां हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई तो किया था बराबर बनाने के लिए, और ये मल्टीप्लाई किया ये वाली चीज सेटिस्फाई करने के लिए। बराबर बनाना ही पड़ेगा हमेशा। अब देखो अब क्या हो गया, जब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2 से अगर इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में ये आ जाएगा, बी में ये आ जाएगा और सी में ये आ जाएगा। अब हमारा सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। ए में दूध और पानी, बी में दूध और पानी, सी में दूध और पानी। टोटल निकालना है तो टोटल कर दो। ये 8 + 27 + 40 ये 75 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 + 45 ये हो जाएगा 141। यानी कि हमारी रेशो आ गई 75:141। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, वहां पटक जाओगे भाई, ये तो आंसर ही नहीं है, क्या करें। देखो भाई कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑप्शंस में आपको हमेशा सिंप्लीफाइड आंसर्स मिलेंगे। देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है भाई। ये तो 3 से कट रहे हैं, दोनों 3 से कट रहे हैं, यानी कि ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 3 से कटेगा तो 47 हो गया। अब ये आपका आंसर मेरे को देखते ही पता चल गया 3 से कट रहे हैं। ऐसे ही मेरे को देखते ही पता चल जाता है 6 से कट रहे हैं, मेरे को देखते ही पता चल जाता है 8 से कट रहे हैं, देखते ही पता चल जाता है 9 से कट रहे हैं। ये सारी चीजें मेरे को देखते ही पता चल जाती हैं। कैसे पता चल जाती है, इनका एक ट्रिक होता है। अगर आप कहोगे, अगर आप चाहते हो कि आपको भी सिखाऊं कैसे पता चलता है तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो ले आऊंगा एक ट्रिक्स पे जिसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो चीज किससे कट रही है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी इज 1:3:4 if salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively find new ratio। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। ए, बी और सी की जो सैलरी का रेशो है 1:3:4 है। अब वो कह रहा है कि भाई इसको 5% बढ़ाना है, इसको 10% बढ़ाना है, इसको 15% बढ़ाना है। अब 1, 3 और 4 का तो 5%, 10% और 15% बढ़ाना मेरे को बड़ा भारी पड़ जाएगा भाई, बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी, पागल हो जाऊंगा करते करते। तो क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 100 ले लेते हैं, इसको 300 ले लेते हैं, इसको 400 ले लेते हैं। वही तो चीज़ है ना, हमने पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशो अब भी तो वही रही ना, 1:3:4 ही तो रही। हमें कोई वैल्यू थोड़ी दे रखी थी, हमें तो रेशो दे रखी थी, तो हम वैल्यू तो कुछ भी ले सकते थे। जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, मैं 200 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 2 से कर देता, 1000 से कर देता, 50 से कर देता, मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर देता अगर सभी को, तो वही तो रेशो रहेगी ना। अगर मैं अब इस पूरी क्वेश्चन को दोबारा 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी रेशो तो यही रहेगी ना। तो हमें तो रेशो से मतलब होना चाहिए। रेशो अभी भी 1:3:4 ही है जो क्वेश्चन में दे रखा है। आसान बनाने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बढ़ा देते हैं 5%, 10% और 15%। अब 100 पे जब हम 5% बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा। 5% निकालना पता है ना, परसेंटेज की स्टार्टिंग में सिखाया था आपको, फ्रैक्शन से भी सिखाया था, दूसरे तरीके से भी सिखाया था। दूसरे तरीके से कैसे सिखाया था, किसी भी चीज़ का 10% कैसे निकलेगा, एक पहले डॉट लगा दो, जो भी है इससे एक पहले डॉट लगा दोगे तो 10% निकल जाएगा, उसका आधा कर दोगे तो 5% निकल जाएगा। ऐसे ऐसे तरीके सिखाए थे ना परसेंटेज में, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। अब इसमें 10% बढ़ाना है यानी 330 हो जाएगा, इसमें 15% बढ़ाना है यानी कि 460 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गई नई रेशो ए, बी और सी की। लेकिन भाई आंसर में, ऑप्शन में ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड नहीं है। ऑप्शन में होगा हमेशा सिंप्लीफाइड। अब देखो ये किससे कट रहा है, मेरे को देखते ही पता चल गया कि ये 5 से कट रहा है। अब 5 से काट दो, ये 21 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा और ये 92 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर ऑप्शन में। 21:66:92। Ratio of land and water on whole earth is 1:2. Ratio in northern hemisphere is 2:3. Find ratio in southern hemisphere.
ये सवाल कह रहा है कि जमीन और पानी का जो अनुपात पूरी धरती पर है वो 1:2 है। जो उत्तरी गोलार्ध में है, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो उनका अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 है। और अब ये बताओ कि दक्षिणी गोलार्ध में उनका क्या होगा, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में उनका अनुपात, उनका रेशो क्या होगा। देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ये लैंड है, ये वाटर है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये लैंड है, ये वाटर है। अब अगर पूरे अर्थ की हम बात करें तो पूरे अर्थ में इनका रेशो दिया हुआ लैंड और वाटर का 1:2। अब अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में दिया हुआ 2:3। हमें क्या करना है, हमें सदर्न हेमिस्फीयर में बताना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बता देंगे। अब इनका टोटल देखते हैं। पूरे अर्थ पे टोटल आया 1 + 2 3 और नदर्न हेमिस्फीयर पे टोटल आया 2 + 3 5। देखो अभी आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं ना, एक ड्रम में ये था, ग्लास में ये था, वही तो चीज है ना। ये सिर्फ लैंग्वेज ही तो बदल दी, कुछ अलग थोड़ी किया है। अब इसमें मान लो मैं ये क्वेश्चन कर देता, इस क्वेश्चन को मैं और कुछ चेंज कर देता, ऐसे कर देता कि एक इंसान की फोटो है, उस इंसान की फोटो का ऊपर का आधा हिस्सा ले लिया, ऊपर के आधे हिस्सों में नीले, ब्लू और येलो कलर का ये रेशो है, पूरी फोटो में ब्लू और येलो कलर का ये रेशो है, तो नीचे वाले हिस्सों में ब्लू और येलो कलर का रेशो बताओ। वो भी यही चीज थी, सिर्फ लैंग्वेज ही तो बदली है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट समझना होता है मेन तो हमें। अब देखो टोटल अर्थ का हमने टोटल किया, लैंड और वाटर 3 आ गया, नदर्न हेमिस्फीयर का हमने टोटल किया 5 आ गया। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो बराबर बनाते हैं। अब बराबर कैसे बनाएंगे, 3 है 5 है तो 3 को 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 को 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना कर दिया और इसको 5 से गुना कर दिया और इसको 3 से गुना कर दिया। अब बराबर तो बन गया। अब लेकिन ये देखो, हमें ये पता है कि जो टोटल अर्थ होता है ना, टोटल अर्थ में 2 हिस्से होते हैं, एक नदर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। और नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर बराबर होते हैं, मतलब कि जो पूरी धरती है उसमें उत्तरी गोलार्ध होगा और दक्षिणी गोलार्ध होगा, 2 हिस्से होंगे। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों बराबर होंगे, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बराबर होंगे। मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि जो टोटल अर्थ होगा ना वो नदर्न हेमिस्फीयर का डबल होगा ना, क्योंकि जितना नदर्न है उतना ही सदर्न है और इन दोनों को जोड़कर पूरा अर्थ बनता है। तो जितना ये है उससे डबल होना चाहिए ना हमारा अर्थ, तो बस फिर क्या कर दो इसको डबल। अब खत्म हो गया आपका सवाल, निकल गया आंसर। मल्टीप्लाई करके लिखो भाई। अब हमारे अर्थ में तो आ गया 10 और 20 और नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा आ गया 6 और 9। तो अब सदर्न हेमिस्फीयर में कितना रहा होगा, 10 में से, ये 10 और 20 है ना, ठीक है, 10 में से 6 घटाओ 4 और 20 में से 9 घटाओ 11। खत्म आपका सवाल। फिर से एक बार सुन लो फटाफट। अर्थ में लैंड और वाटर की रेशियो दे रखी थी, नदर्न हेमिस्फीयर में दे रखी थी, सदर्न हेमिस्फीयर में निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर बनाएंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में बनाते आए हैं, वही तो चीज है ना, बस लैंग्वेज बदल दी। बराबर बनाने के बाद हमें ये पता है कि अर्थ में 2 हिस्से होते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ और साउथ दोनों को मिला देंगे तो अर्थ बन जाएगा, यानी कि अर्थ नॉर्थ का डबल होगा। तो अर्थ को डबल कर दिया, डबल करके मल्टीप्लाई किया, ये 10 आ गया, 20 आ गया, ये 6 आ गया, 9 आ गया, 10 में 6 घटाया 4 आ गया और 11 आ गया, यानी कि सदर्न में 4:11 की रेशियो रही होगी। क्वेश्चन कह रहा है इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज इन रेशियो 7:6:5 and their expenditure is in ratio 3:2:1. A saves 1/4 of his income. Find ratio of their savings. A, B और C की कमाई का अनुपात 7:6:5 है और उनकी खर्च का अनुपात 3:2:1 है। A अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा बचा लेता है, तो उनकी बचत का अनुपात बताना है। बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना। देखो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है A saves 1/4 of his income. तो अगर हम ए की बात करें, हम मान लेते हैं ए की इनकम 4 रही होगी, तो 4 का 1/4 सेव कर रहा है, यानी कि 1 सेव कर रहा है। 4 का 1/4 1 ही तो होगा ना। ए की इनकम 4 रही होगी, वो सेव कर रहा है 1/4 यानी कि 1 कर रहा है। तो वो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा, अगर 4 टोटल इनकम है, 4 में से 1 उसने बचत कर ली तो एक्सपेंडिचर 3 रह गया। हमें ये पता चल गया कि ए की इनकम हमने 4 ली थी, सेविंग 1/4 थी यानी कि 1 हो गई, तो उसका खर्च जो एक्सपेंडिचर है वो 3 है। ये हमें पता चल गया। अब देखो ए बी सी दे रखा है। अब ए बी सी में ये दे रखा है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, उधर बोर्ड पे जगह बच जाएगी। ए बी और सी में ये दे रखा है कि ए बी और सी की जो रेशो किसकी दे रखी है, इनकम की जो रेशो है वो 7:6:5 है, ठीक है ना। और इनके एक्सपेंडिचर की जो रेशो है वो 3:2:1 है। अब यहां देखो, यहां हमारे हिसाब से तो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो 7:3 आ गई।
7:3 आ गई ना ए की इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो, लेकिन होनी चाहिए थी 4:3। सवाल का अगर हिसाब देखें तो सवाल के हिसाब से तो 7:3 आ गई ए की इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो, लेकिन असल में होनी चाहिए थी 4:3। 4:3 होनी चाहिए थी ना। तो अब क्या करेंगे, क्या करते आ रहे हैं अब तक के सवालों में? सबसे पहले तो इनको बराबर बनाएंगे। सबसे पहले बराबर बनाते हैं, उसके बाद आगे करते हैं जो भी करना है। ये 7 है, ये 3 है, तो बराबर बनाने के लिए इस पूरी को 3 से गुना, इस पूरी को 7 से गुना। अब ए की इनकम और ए की एक्सपेंडिचर बन गई बराबर। बराबर बनने के बाद अब इतना बनाएंगे, इनकम 4 होनी चाहिए थी, एक्सपेंडिचर 3 होनी चाहिए थी, तो इस पूरी को 4 से गुना कर देंगे और इस पूरी को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब कर दो भाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके लिख दो पूरा। अब ये इनकम लिखते हैं इनकी सबकी, इससे पूरे से मल्टीप्लाई करो, 12, 84, 72, 60। एक्सपेंडिचर लिखो, मल्टीप्लाई करो, 63, 42, 21। अब सेविंग्स कैसे निकलेगी? ये कमाई थी, ये खर्च था, तो सेविंग्स क्या होगा? कमाई में से खर्च निकाल दो, इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, सेविंग्स आ जाएगी 21, 30 एंड 39। भाई ये तो कट पिट भी रहा है, काट पीट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7, 10, 13, ये आ गया जी हमारा आंसर। 7:10:13। अब देखो इसमें दोबारा एक बार समझ लो। एक तो ये चीज का ध्यान रखना कि ये मोस्टली जो आपके क्वेश्चन में जो आंसर दिए होंगे ना, मोस्टली ये सिंप्लीफाइड दिए होंगे। ये कट रहा था ना 3 से, हमें देखती पता चल गया है 7 आ गया है, 10 आ गया है, 13 आ गया। नहीं कट रहा होता तो नहीं काटते। एक बार फिर समझ लो, ए के बारे में देखा था, ए 1/4 सेव करता है, तो ए की इनकम 4 मान ली, 4 मानी तो 1/4 मतलब कि 1 सेव कर रहा था, 4 में से 1 सेव कर रहा था, यानी कि 3 खर्च कर रहा था। अब दे रखी थी इनकी इनकम की रेशो, इनकी एक्सपेंडिचर की रेशो। अब ए की क्वेश्चन के हिसाब से तो 7:3 आ गई इनकम एक्सपेंडिचर की, लेकिन हमें बनानी है 4:3। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 7 है, 3 है, तो इसको 3 से गुना और इसको 7 से गुना। उसके बाद इसको 4 बनाना है तो इसको पूरे को 4 से गुना कर देंगे, और इसको 3 बनाना तो इसको पूरे को 3 से गुना कर देंगे। ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एबीसी की इनकम की रेशो आ गई, एक्सपेंडिचर की रेशो आ गई। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग्स निकल जाएगा। बस इतना ईजी सा सवाल है, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन्स टोटल 378 कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे एंड रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इज 13:11:7। फाइंड नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कॉइन्स की, बहुत कॉमन है, यूजुअली आते हैं इसके क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करते हैं, कैसे हैं ध्यान से समझना। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, और जो उनकी वैल्यू का रेशो है, ये वैल्यू का जो रेशो है वो दिया हुआ है 13:11:7। अब हमें बताना है किस किस टाइप के कितने कितने कॉइन थे। जब अगर हमें इनकी वैल्यू का रेशो पता है तो हमें इनकी नंबर का भी रेशो पता चल जाएगा। मतलब अगर 13 रुपये है, 1 रुपये के सिक्कों से 13 रुपये है, तो कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये के कितने सिक्के मिलाएं कि 13 रुपये बन जाएं? 1 रुपये के 13 सिक्के मिलाने पे ही तो 13 रुपये बनेंगे ना। ये सिक्कों का नंबर है और ये कीमत है, ये कीमत है, मतलब 1 रुपये के सिक्के की 13 कीमत है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के मिलाएंगे कीमत 13 बन जाए। 1 रुपये के 13 सिक्के मिलाने पे ही तो कीमत 13 बनेगी ना भाई। अब देखो 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाएगी कीमत 11 में बन जाए। सोचो 50 पैसे के 22 सिक्के मिलाओगे तभी तो कीमत 11 बन पाएगी। ये कीमत हमें दी हुई है, हमें सिक्के बताने हैं कितने हैं, तो 50 पैसे के 22 सिक्के मिलाने पे ही तो कीमत 11 रुपये बनेगी। अब 25 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कीमत 7 बने। 25 पैसे के कितने सिक्के मिलाओगे कि कीमत 7 बनेगी? 25 पैसे के 28 सिक्के मिलाओगे कि कीमत 7 बनेगी। ये आपके दिमाग में देखते आ जाना चाहिए कि 1 रुपये की अगर कीमत 13 है तो 13 ही सिक्के रहे होंगे। 50 पैसे की अगर कीमत 11 है तो 22 सिक्के रहे होंगे, 22 सिक्कों ने मिलकर 11 रुपये बनाए होंगे। और 25 पैसों की अगर कीमत 7 है तो 28 सिक्के रहे होंगे, 28 सिक्कों ने मिलकर 7 रुपये बनाए होंगे। अगर फिर भी दिमाग में नहीं आए तो क्या करना, जो 1 रुपये वाली है ना, 1 रुपये वाली को तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देना। जो 50 पैसे वाली की है, देखो 50 पैसे को अगर आपने 1 रुपया बनाना है, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, 50 पैसे को अगर आपने 100 पैसे बनाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा ना, इसीलिए इसको 2 से गुना कर देना। वैसे तो देखते आ जाना चाहिए दिमाग में, देखते नहीं आए तो बता रहा हूँ दूसरा। 50 पैसे को 1 रुपया यानी 100 पैसे बनाने के लिए 2 से गुना करोगे, इसलिए इसको 2 से गुना कर दो। और 25 पैसे को 100 पैसे बनाने के लिए 4 से गुना करोगे, इसलिए इसको 7 से गुना कर दो। ठीक है, ये कर देना अगर दिमाग में ना आए। अब देखो, अब हमारे हिसाब से जो टोटल सिक्के कितने हो गए? 13 तो हो गए, 1 रुपये के 22 हो गए, 50 पैसे के, और 28 हो गए 25 पैसे के, यानी कि हमारे हिसाब से टोटल हो गए 63।
हमारे हिसाब से टोटल आ गया 63, लेकिन सवाल कह रहा है 63 नहीं है, सवाल के हिसाब से तो 378 है, ये 378 है सवाल के हिसाब से, यानी कितने गुना है, 6 गुना है। तो अब इसने जो भी पूछा है उसको 6 गुना कर दो, इसने तो सभी का पूछ लिया, ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो 1 रुपए के कितने होंगे, 13 है, 13 को 6 से गुना कर दो, यानी कि 1 रुपए के दोगे 78 सिक्के। 50 पैसे के कितने होंगे, 22 हैं, लेकिन हमें तो 6 से गुना करना है, 6 से गुना कर दो 132। 25 पैसे के कितने होंगे, 28 हैं, लेकिन हमें तो 6 से गुना करना है, 6 से गुना 168। अब ये मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे, इनके ट्रिक्स आपको आने चाहिए, मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो देखो, सब सीख जाओगे। बाकी एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे करना है। देखो 28 को अगर 6 से गुना करना है तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले 28 को 5 से गुना तो आप आराम से कर सकते हो। जब हमें पता है कि 28 को 10 से गुना करने पे 280 आता है, तो 5 से गुना करने पे उससे आधा आएगा, यानी कि 140 आएगा। तो मेरे दिमाग में सीधा आना चाहिए 28 को 5 से गुना करेंगे 140 आएगा, 6 से गुना करना था तो एक और बार 28 जोड़ दोगे 168 आएगा। यही ट्रिक्स होते हैं कैलकुलेशन के, ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो पाए एग्जाम में। यही चीजें हमें सीखनी है, ये आप मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो देखोगे तो जरूर सीख पाओगे, उनको जरूर देखना। अब ये वाला क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उसी टाइप में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखना। ये क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन सम कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे एंड रेशियो ऑफ देयर नंबर इज 2:3:4। फाइंड नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, टोटल वैल्यू इज ₹90। उसी में थोड़ा सा चेंज हो गया, देखो क्या चेंज है। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब इसमें उनकी किसका रेशो दिया हुआ है, इसमें वैल्यू का नहीं, इसमें नंबर का रेशो दिया हुआ है। ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि 1 रुपए के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के। 1 रुपए के जब 2 सिक्के होंगे तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। 50 पैसे के जब 3 सिक्के होंगे तो कितनी होगी, 50 पैसे इंटू 3 यानी कि 150 पैसे, यानी कि 1.5 रुपए। 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपए। 25 पैसे के 4 सिक्के की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपए। खत्म हो गया सवाल, बस। अब हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 जमा 1.5 जमा 1, 4.5 रुपए आ गई हमारे हिसाब से वैल्यू। लेकिन सवाल कह रहा है 4.5 रुपए नहीं है, सवाल कह रहा है 90 रुपए है, यानी कि 20 गुना। अब जो भी पूछे उसके 20 गुना कर दो, ईच टाइप ऑफ कॉइन पूछ रहा है। अब 1 रुपए के 2 थे तो 2 को 20 गुना करेंगे, तो 1 रुपए के आ गए आपके 40 ही आ गए 1 रुपए के। 50 पैसे के 3 थे, 3 को 20 गुना कर दो, 50 पैसे के आ गए आपके 60। 25 पैसे के 4 थे, 4 को 20 गुना कर दो, तो ये 25 पैसे के आ गए आपके 80। खत्म हो गया सवाल। फिर से सुन लो फटाफट। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, नंबर की रेशो दिया 2:3:4। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के, यानी नंबर की रेशो 2 है, मतलब 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपए बना देंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपए बना देंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बना देंगे। हमारे हिसाब से टोटल 2 जमा 1.5 जमा 1 यानी कि 4.5। सवाल कह रहा है 4.5 नहीं है टोटल वैल्यू, सवाल कह रहा है 90 रुपए थी, यानी कि 20 गुना थी। जो भी पूछे 20 गुना कर दो। 1 रुपए के सिक्के 2 है हमारे हिसाब से, लेकिन हमें तो 20 गुना करना है, तो 2 × 20 40। ऐसी 50 पैसे के 3 × 20 60, 25 पैसे के 4 × 20 80। खत्म सवाल। ये क्वेश्चन ratio of income of A and B is 4:5 and ratio of their expenditure is 3:4. If each of them saves ₹600, find their income. मतलब A और B दो लोग हैं, उनकी जो कमाई का जो अनुपात है वो 4:5 है और उनके जो खर्च का अनुपात है वो 3:4 है। अगर वो दोनों 600 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी इनकम बताओ। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट देखो। A और B की इनकम का रेशो दे दिया, कितना दे रखा है 4:5। एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है 3:4। ये कितना बचा रहा है, 4 में से 3 गया 1। ये कमाई है, इनकम है, ये खर्च है, एक्सपेंडिचर है, और ये सेविंग्स है, बचत है। ये 1 बचा रहा है। 5 में से 4 गया, ये भी 1 बचा रहा है, यानी कि 1 और 1 दोनों बराबर ही बचा रहे हैं। हमें बराबर ही करने थे क्योंकि सवाल में दोनों का बराबर दे रखा है। सवाल में दे रखा है कि दोनों 600 रुपये बचाते थे, यानी कि बराबर बचाते थे। हमने बराबर कर दिया। अब हमारे हिसाब से तो 1 बचा रहे हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से 600 बचा रहे हैं, यानी कि 600 गुना बचा रहे हैं। हमारे हिसाब से 1 बचा रहे हैं, सवाल के हिसाब से 600 बचा रहे हैं, यानी कि 600 गुना बचा रहे हैं। तो अब देखो कुछ भी जो भी पूछ रहा है उसको 600 गुना कर दो। हमारे हिसाब से A की इनकम जो थी वो 4 थी, लेकिन हमें तो 600 गुना करना है, तो 4 गुना 600 2400 आ गई। हमारे हिसाब से B की इनकम 5 थी, हमें उसको 600 गुना करना है, 5 को 600 गुना कर दो 3000 आ गई। खत्म हो गया सवाल आपका। A की इनकम हो गई 2400, B की इनकम हो गई 3000। एक बार फिर से सुन लो फटाफट। A और B की जो इनकम का कमाई का रेशो है वो 4:5 है। एक्सपेंडिचर का रेशो है 3:4 है। सेविंग्स का रेशो आएगा 1:1, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 आ गया, 5 में से 4 गया 1 आ गया। हमारे हिसाब से 1 बचा रहा है, सवाल कह रहा है 1 नहीं बचा रहा, 600 बचा रहा है। तो अब इसको 600 गुना कर दो,
एक को 600 गुना करेंगे तभी तो 600 आएगा। तो अब जो भी पूछ रहा है उसको 600 गुना कर दो। ए की इनकम हमारे हिसाब से 4 थी, हमें सवाल के हिसाब से बताना है 600 गुना कर दिया। बी के हमारे हिसाब से 5 थी, सवाल के हिसाब से बनाना है 600 गुना कर दिया। जो ये तरीका है ना जो मैंने आपको सिखाया, ये लिमिटेड क्वेश्चंस में लग पाता है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दूसरा तरीका समझाऊंगा जो किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा। ये वाला तरीका इस सवाल में तो लग गया, बिल्कुल मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन ये हो सकता है आगे कोई ऐसा सवाल आ जाए जहां ना लगे तरीका। तो अभी अगले सवाल में एक इससे थोड़ा हाई लेवल का सवाल करवाऊंगा और इससे थोड़ा दूसरा तरीका समझाऊंगा जो हर क्वेश्चन में लग जाएगा आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो 9:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन रेशो 7:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹2000 फाइंड इनकम ऑफ बोथ। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत छोटी छोटी कई सारी चीज़ें समझने की होती हैं, बहुत ध्यान से समझना, आगे काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ए और बी की कमाई का जो अनुपात है 9:4 है, उनके खर्च का अनुपात 7:3 है। वो दोनों 2000 रुपये बचाते हैं, तो उनकी कमाई बताओ। देखो ए लिखा, बी लिखा, इनकम का रेशो कितना है इनकी, इनकम का रेशो कितना दे रखा है 9:4 दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है 7:3। जो ट्रिक अभी बताने जा रहा हूँ इस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से करने बैठ गए ना तो कई सवाल छूट जाएंगे, आपके इतना टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो अपने दिमाग में इस ट्रिक को बिठा लेना। ऐसा सवाल कभी भी दिखे पेपर में जहाँ इनकम का रेशियो दे रखो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखो, सेविंग्स दे रखी हो और इनकम बतानी हो, ये ट्रिक लगा लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल। देखो समझो इसको, बहुत ध्यान से समझना। इसमें हर चीज़ हमें क्रॉस करनी होगी। देखो कैसे क्रॉस करनी होगी, ये इनकम आ गई, ये एक्सपेंडिचर आ गई। अब यहाँ सेविंग्स लिख देते हैं। इसने भी 2000 बचाए, इसने भी 2000 बचाए, यही दिया हुआ है ना सवाल में। ये इनकम की रेशो दे रखी है सवाल में, एक्सपेंडिचर की, और सेविंग दे रखी है। हमने अब तक तो कुछ नहीं करा, अब तक हमने सिर्फ वही लिखा है जो सवाल ने दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे और इसको इससे। 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आ जाएगा। 7 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000 आ जाएगा। हमने क्या किया, देखो जो ए का एक्सपेंडिचर था, जो ए का खर्च था, उसको हमने बी के सेविंग से, बी के बचत से मल्टीप्लाई कर दिया। जो बी का एक्सपेंडिचर था, बी का खर्च था, उसको हमने ए की सेविंग से, ए की बचत से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो ना। इनकम लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा, सेविंग्स लिखा और एक्सपेंडिचर को और सेविंग्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये 6000 आ गया, 14000 आ गया। अब इनमें डिफरेंस कितने का आया, इनमें डिफरेंस आया 8000 का। जब एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंस आया 8000 का। यहां तक समझ गए ना। अब देखो आगे क्या करना है, आगे हम इनकी इनकम को और एक्सपेंडिचर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 9 कितना होता है 27 होता है। 7 × 4 कितना होता है 28 होता है। इनकी इनकम को और एक्सपेंडिचर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 3 × 9 27 होता है, 7 × 4 28 होता है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। देखो फिर से समझो, इनकम लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा, सेविंग्स लिखा। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स यानी कि खर्च और बचत को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 2000 6000, 60 × 2000 14000, 6000 और 14000 में 8000 का डिफरेंस। अब इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 4 28 आता है, 3 × 9 27 आता है। इसमें डिफरेंस आ गया 1। अब यहां से हमें ये पता चल गया कि 1 बराबर है 8000 के। 1 बराबर है 8000 के, मतलब कि 8000 गुना। 1 बराबर 8000 की मतलब कि 8000 गुना। अब जो भी सवाल में पूछ रहा है उसको 8000 गुना मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म सवाल। सवाल में पूछी हुई थी दोनों की इनकम। अब ए की इनकम बतानी है। ए की इनकम हमारे हिसाब से तो 9 है, लेकिन हमें तो 8000 से गुना करना पड़ेगा ना भाई। तो ए की इनकम आ जाएगी 9 × 8000 यानी कि 72000। बी की इनकम हमारे हिसाब से 4 है, लेकिन हमें तो 8000 से गुना करना पड़ेगा ना भाई। तो 4 × 8000 आ गया 32000। ए की इनकम आ गई 72000, बी की इनकम आ गई 32000। ये वाला जो ट्रिक आपको समझाया है दिमाग में बिठा लो, हमेशा यही लगाना। जो इससे पिछले क्वेश्चन में ट्रिक समझाया था वो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस में लग पाता है, तो ये वाला ट्रिक आप समझो। फिर से बता रहा हूं, फटाफट तेजी से सुन लेना।
ए की इनकम का रेशो लिखा, बी और ए और बी की इनकम का रेशो लिखा, ए और बी की एक्सपेंडिचर का रेशो लिखा, उनकी सेविंग्स लिख दी। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6000 14000 डिफरेंट आ गया 8000। अब इनकम और एक्सपेंडिचर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 27000 28000 डिफरेंस आया 1, यानी कि 1 बराबर है 8000 के, यानी कि 8000 गुना, जो भी पूछ रहा है उसको 8000 गुना कर दो। ए की इनकम 9 थी, 8000 गुना करेंगे 72000 आ जाएगी, बी की इनकम 4 थी, 8000 गुना करेंगे 32000 आ जाएगी। बिल्कुल सही और बढ़िया ट्रिक है, इसको समझ लो। अभी इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि आपके बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस ट्रिक्स के। देखो वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा से देख लो एक बार ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन रेशियो 9:5। इफ ए सेव्स ₹1300 एंड बी सेव्स ₹900, फाइंड इनकम ऑफ बोथ। इसमें ए अलग पैसे बचा रहा है, बी अलग पैसे बचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा। ए और बी की कमाई का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। अगर ए ने 1300 रुपये बचाए और बी ने 900 रुपये बचाए तो उनकी कमाई बताओ। ए की कमाई कितनी है भाई, 5:3 है इनकी रेशो कमाई का, और खर्च का रेशो है 9:5। सेविंग्स कितनी दी हुई है, इसकी 1300 दी हुई है और इसकी 900 दी हुई है। देखो क्या कर रहे थे हम अब तक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्सपेंडिचर को और सेविंग्स को। 9 को 900 से करेंगे 8100 आ जाएगा, 5 को 1300 से करेंगे 6500 आ जाएगा। 6500 और 8100 में कितने का फर्क होता है, 1600 का फर्क होता है। अब देखो इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 करेंगे 27 आ जाएगा, 5 × 5 करेंगे 25 आ जाएगा। 25 और 27 में कितने का फर्क होता है, 2 का फर्क होता है। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 2 बराबर है 1600 के। अब 2 1600 के बराबर है यानी कि कितने गुना हो गया, अगर 2 1600 के बराबर है मतलब कि 800 गुना हो गया ना। 2 1600 के बराबर है इसका मतलब 800 गुना हो गया ना, जो भी पूछ रहा है उसको 800 गुना कर दो। ए की इनकम पूछ रहा था, ए की इनकम हमारे हिसाब से तो 5 है, लेकिन हमें तो 800 गुना करनी है। 5 को 800 से गुना करेंगे 4000 आ जाएगी। बी की इनकम हमारे हिसाब से 3 है, उसको 800 गुना करना है, 3 को 800 से गुना करेंगे 2400 आ जाएगी। खत्म सवाल। ए की इनकम 4000 आ गई, बी की इनकम 2400 आ गई। बस इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। Total income of A, B and C is ₹7600. They save 30%, 25%, 20% respectively. Ratio of their savings is 4:5:6. Find ratio of income बहुत easy है, देखो एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको। A, B और C है, इनकी सेविंग्स का रेशो दिया हुआ है। सेविंग्स का रेशो है 4:5:6। ठीक है, ये दिया हुआ ना सेविंग्स का रेशो। साथ में वो ये बता रहा है कि A तो 30% सेव कर रहा था, B 25% सेव कर रहा था और C 20% सेव कर रहा था। इनकी सेविंग्स का रेशो 4:5:6 दे दिया है, बता दिया A 30% सेव कर रहा था, B 25% और C 20%। अब देखो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो 20% है ना वो 6 है। 20% 6 है तो 100% क्या होगा, अगर किसी चीज का 20% 6 है तो 100% क्या होगा, 5 से गुना कर देंगे। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 5 से गुना कर देंगे, 20% है, 20% को जब मैं 5 से गुना करूंगा तो 100% हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम 5 से गुना करते हैं। 20% को 5 से गुना करने पे 100% हुआ तो 6 को भी 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 100% जो होगा वो 6 गुना 5 होगा जो कि 30 होगा। अब वो 100% क्या होगा भाई, वो 100% तो इनकम होगा ना। जब किसी चीज का 20% यानी कि किसी चीज का जो एक इनकम है उस इनकम का 20% सेविंग्स है, वो सेविंग्स था 6। अब ये 20% 6 है तो 100% कितना होगा, 5 से गुना कर देंगे, सिंपल है। तो 6 गुना 5 हो जाएगा 30। देखो एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको फ्रैक्शंस पता होंगे जो मैंने परसेंटेज की क्लास में समझाए थे, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो यहां से देखते हुए आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हमें 5 से गुना करना है, यही होता है ना, 5 से गुना करना है। अब 25% 5 है, 25% है ना सेविंग्स जो कि 5 है, तो 100% कितना होगा, 25 का फ्रैक्शन क्या होगा, 25 का फ्रैक्शन होगा 1/4, तो इसलिए 4 से गुना करना है। या फिर ऐसे कह लो कि 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100% आता है, तो इसीलिए 4 से गुना करना है। जब 25 को 100% बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ रहा है तो 5 को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 5 गुना 4 होगा 20। ये इनकम का रेशो आ रहा है इनकी। अब देखो 30% कैसे निकालेंगे, 30% का रेशो होगा 3/10। याद करो मेरी परसेंटेज वाली क्लासेस, देखोगे तो पता चल जाएगा। 30% का रेशो होगा 3/10, तो
30 को 10/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% निकालने के लिए, इसलिए इसको भी 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40/3। अब वही बात है ना, जिन लोगों ने परसेंटेज की क्लासेस नहीं देखी उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उनको फ्रैक्शन नहीं पता। ये फ्रैक्शन पता अगर आपको होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। फिर से बता देता हूँ, ये 20% 6 था तो 100% निकालने के लिए 5 से गुना, 25% 5 था 100% निकालने के लिए 4 से गुना, 30% 4 था 100% निकालने के लिए 10/3 से गुना। अब ये आ गई इनकी इनकम की रेशो, लेकिन ये देखने में अजीब सी नहीं लग रही यार, इसके नीचे आ गया कुछ डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाला हटाएंगे ना। नीचे वाला कैसे हटाएंगे, नीचे 3 है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40, ये 60, ये 90। यार अभी भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, अभी भी कुछ कट रहा है तो काट दो ना उसको, क्यों नहीं काटते, ये काट देते हैं भाई। 4, 6 और 9 रह गया, यानी कि हमारे हिसाब से टोटल इनकम कितनी हो गई, हमारे हिसाब से टोटल इनकम हो गई 4 + 6 + 9 यानी कि 19। हमारे हिसाब से तो 19 है। सवाल कह रहा है भाई 19 नहीं है, 7600 है। कितने गुना, 400 गुना। मतलब कि हमारे हिसाब से 19 थी, सवाल के हिसाब से 7600 थी, मतलब 400 गुना। अब जो भी पूछ रहा है बता दो 400 गुना करके। सबकी इनकम पूछ रहा था, एक इनकम हमारे हिसाब से 4 थी लेकिन हमें तो 400 गुना करना है, तो ए की आएगी 4 × 400 1600। बी की इनकम हमारे हिसाब से 6 थी, हमें 400 गुना करना है, 6 × 400 2400। सी की इनकम हमारे हिसाब से 9 थी, हमें 400 गुना करना है, 9 × 400 3600। खत्म आपका सवाल। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है इन 3 क्लासेस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 2:3:5, 2:3:5। If 20 students are increased in each class, ratio becomes 4:5:7. Find total number of students initially. बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है ये वाला सवाल, लेकिन जो इसके अगला सवाल करवाऊंगा वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप दोनों देखो, पहले ये बेसिक देखो फिर इसका एडवांस लेवल देखेंगे। देखो 2, 3, 5 ये हमें दे रखी है स्टार्टिंग में जो रेशो है स्टूडेंट्स की। अब वो कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स बढ़ गए क्लास में और बढ़ने के बाद उनकी रेशो हो गई 4, 5, 7। देखो 2 से 4 हुआ यानी कि 2 बढ़ गया, यहाँ पे भी वही 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, यहाँ पे भी 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा। मतलब हमारे हिसाब से हर क्लास में 2 2 2 बढ़ गया। लेकिन वो कह रहा 2 नहीं बढ़ा, वो कह रहा है 20 बढ़ा। यानी कितने गुना बढ़ा, 10 गुना बढ़ा। हमारे हिसाब से 2 बढ़ रहा था हर क्लास में, लेकिन सवाल के हिसाब से 20 बढ़ रहा है, यानी कि 10 गुना बढ़ रहा है। जो पूछ रहा है उसका 10 गुना कर दो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने थे हमारे हिसाब से 2 + 3 + 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। हमारे हिसाब से 10 थे, लेकिन सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 10 गुना करना पड़ेगा। तो आंसर हो गया आपका 100 स्टूडेंट्स से इनिशियली। ये तो था बेसिक। अब इसके जो अगला क्वेश्चन होगा वो एडवांस होगा, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जी, ये लास्ट क्वेश्चन का ही एक स्टेप आगे जाके क्वेश्चन है। वही है कि 3 क्लासेस में रेशो दे रखी है, अब 12 स्टूडेंट बढ़ गए, अब रेशो दे रखी है। देखो इसमें और उसमें क्या फ़र्क था, बहुत फ़र्क है। अभी आपको समझाएंगे क्या फ़र्क है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं। अभी हमने 3 क्लास मान ली, ए, बी और सी। पहले दे रखी है रेशो है 2, 3, 4, और अब वो कह रहा है अब जब बढ़ गए 12 बढ़ गए हर क्लास में, और बढ़ने के बाद रेशो हुई 8, 11, 14। अब देखो फ़र्क कहाँ आएगा। अब यहाँ पे तो देखो हमारे हिसाब से बढ़ रहे हैं 6, 2 से 8 गया 6 बढ़े, यहाँ पे 3 से 11 गया 8 बढ़ गए, यहाँ पे 4 से 14 गया 10 बढ़ गए। मतलब यहाँ तो हमारे अलग ही बढ़ रहे हैं, एक क्लास में 6 बढ़ रहे हैं, एक में 8 बढ़ रहे हैं, एक में 10 बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल तो कह रहा था कि तीनों क्लास में बराबर बढ़ रहे हैं और तीनों क्लास में 12 बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बराबर करना पड़ेगा। अब देखो उसको बराबर हम कैसे करेंगे। इन दोनों क्लास में डिफरेंस 1 का है, इन दोनों क्लास में डिफरेंस 1 का है, यानी 1 1 1 का डिफरेंस है, और इनमें 3 का और 3 का, यानी इनमें 3 का डिफरेंस है। तो अगर हम इस डिफरेंस को बराबर कर देंगे ना, मतलब जो ये स्टूडेंट्स इन तीनों क्लास में जो स्टूडेंट्स का फ़र्क है और इन तीनों क्लास में जो स्टूडेंट्स का फ़र्क है, अगर हम इसको बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यही करना होता है हमें एजिस वाले क्वेश्चन में भी। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि एजिस के क्वेश्चन कैसे करें, एजिस वाले क्वेश्चन में भी यही करना होता है। जब एजिस पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। देखो अब कैसे डिफरेंस बराबर करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे हिसाब से 1 का डिफरेंस था और यहाँ पे हमारे हिसाब से 3 का डिफरेंस, 1 1 3 3, तो डिफरेंस बराबर करना है, यानी कि इसको 3 से अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे को 3 से गुना कर देते हैं, 6 9 12। अब देखो 3 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 3 का डिफरेंस है।
अब देखो यहाँ हमारे हिसाब से 2 बढ़े, यहाँ भी हमारे हिसाब से 2 बढ़े और यहाँ भी हमारे हिसाब से 2 बढ़े, यानी हर क्लास में हमारे हिसाब से 2 2 2, यानी बराबर बढ़ गए हर क्लास में, यही हम चाहते थे। अब हमारे हिसाब से तो 2 बढ़ रहे हैं, सवाल के हिसाब से बढ़ रहे हैं 12। कितने गुना? 6 गुना। जो भी पूछ रहा है उसको 6 गुना कर दो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनिशियली पूछ रहा है। अब देखो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 6, 9 और 12। 6 + 9 + 12 कितना होगा? 27 होगा। लेकिन हमें तो सवाल के हिसाब से बताने के लिए 6 गुना करना है, तो 27 को अगर हम 6 गुना कर देंगे तो ये 162 आ जाएगा। 162 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करो, बहुत ध्यान से समझा करो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को और क्वेश्चन को समझ गए ना तो क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा ही होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 15 गर्ल्स लीव द ग्रुप एंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम्स 2:1। मतलब एक ग्रुप था लड़कों का और लड़कियों का, उनमें से 15 लड़कियों ने उस ग्रुप को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जो लड़कों का और लड़कियों का, बॉयज और गर्ल्स का रेशो बना वो 2:1 बना, 2:1 बना। अब वो कह रहे हैं अगर अब 45 लड़कों ने भी ग्रुप छोड़ दिया, इसके बाद 45 लड़कों ने भी ग्रुप छोड़ दिया, इफ नाउ 45 बॉयज लीव द ग्रुप रेशो बिकम्स 1:5। 45 लड़कों के ग्रुप छोड़ने के बाद रेशो हो गया 1:5। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली। देखो समझेंगे इसको, क्या करना है ध्यान से समझना है इसको। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। 15 लड़कियां ग्रुप को छोड़ चुकी हैं। 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़ने के बाद इनका रेशो आ गया 2:1। ठीक है जी, 15 लड़कियों ने ग्रुप छोड़ा तो रेशो आ गया 2:1। अब 45 लड़कों ने भी छोड़ दिया, 45 लड़कों के भी छोड़ने के बाद आ गया 1:5। देखो अब समझो, 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद ये आया था, ये 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद आया था, इस चीज को ध्यान रखना, 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद आया ये। अब 45 लड़कों ने छोड़ा तो ये आ गया, यानी यहां से यहां किसी लड़की ने तो नहीं छोड़ा ना, सिर्फ लड़कों ने छोड़ा ना। लड़कियां तो यहीं तक छोड़ चुकी थी, मतलब इस रेशो से ऊपर तक, इस रेशो से पहले तक ही लड़कियां छोड़ चुकी थी। अब इसके बाद तो सिर्फ लड़कों ने छोड़ा, इसके बाद किसी लड़की ने नहीं छोड़ा, तो जितनी लड़कियां यहां थी उतनी ही लड़कियां यहां होनी चाहिए, यानी कि लड़कियां बराबर होनी चाहिए। अब बराबर कैसे बनाएंगे? ये 1 है, ये 5 है, तो 1 को 5 से गुना और 5 को 1 से गुना, तो बराबर बन जाएगा। यानी अब जो नई रेशो आएगी बॉयज और गर्ल्स की, वो स्टार्टिंग में तो 10:5 और बाद में 1:5। देखो फिर से समझो, इस रेशो से पहले 15 लड़कियां ग्रुप छोड़ चुकी थी, ये जो रेशो थी 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़ने के बाद थी। अब इसके बाद 45 लड़कों ने ग्रुप छोड़ा, लेकिन किसी लड़की ने तो नहीं छोड़ा ना, तो लड़कियां यहां और यहां बराबर करनी थी, हमने कर दिया। अब हमारे हिसाब से लड़के 9 छोड़ के गए, 10 पहले थे और 1 हो गए, यानी कि 9 लड़कों ने ग्रुप छोड़ दिया। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई 9 लड़कों ने ग्रुप नहीं छोड़ा, सवाल कह रहा है 45 लड़कों ने ग्रुप छोड़ा, यानी कि 5 गुना। हमारे हिसाब से 9 लड़कों ने ग्रुप छोड़ा, सवाल के हिसाब से 45 लड़कों ने ग्रुप छोड़ा, यानी कि 5 गुना। अब देखो जी क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली। कितनी लड़कियां हैं? हमारे हिसाब से 5 लड़कियां हैं, लेकिन हमें तो सवाल के हिसाब से बताना है, तो सवाल के हिसाब से इसको कितने से गुना करेंगे? 5 से गुना। हमारे हिसाब से 5 लड़कियां थी, हमें सवाल के हिसाब से बताना है, इसलिए 5 गुना करेंगे। तो 5 गुना 5, ये आ गया आपका 25। क्या ये आपका आंसर आ गया? नहीं, ये आपका आंसर नहीं आया, ये गलती मत करना, यहीं पे मत छोड़ देना। उसने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली, लेकिन जो ये लड़कियां आई हैं, जो ये 25 आई हैं 5 गुना 5 करके, ये तो 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़ने के बाद आई हैं, मतलब 15 लड़कियां यहां तक ग्रुप छोड़ चुकी थी, उसके बाद आई हैं। तो इनिशियल निकालने के लिए इसमें हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 25 जमा 15 कर दोगे, ये आ जाएगा 40। ये आपका आंसर है। देखो फिर से देखो, ये जो 5 आई थी ना, ये हमारे हिसाब से 5 थी और सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 5 से गुणा करके हमने 25 निकाल दिया। जो ये आई हैं, ये 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद आई हैं, लेकिन हमें इनिशियली बताना है तो उसमें 15 जोड़ना पड़ेगा और आपका आंसर 40 हो जाएगा। देखो जी, ये मिक्सचर के टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज टू वाटर इज 4:1। मतलब एक मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें दूध अनुपात पानी जो है 4:1 है। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, रेशो बिकम्स 3:1। अगर 5 लीटर पानी उसमें और डाल दिया तो उनका अनुपात 3:1 हो जाएगा। फाइंड मिल्क एंड वाटर इनिशियली। देखो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें मिल्क और वाटर जो है वो 4:1 दे दिया। अब मिल्क और वाटर 4:1 था स्टार्टिंग में। अब वो कह रहा है कि हमने 5 लीटर जब पानी उसमें जोड़ा
तो मिल्क और वाटर आ गया 3:1। अब देखो जी, ये स्टार्टिंग में था, ये 5 लीटर पानी जोड़ने के बाद था। यहाँ से यहाँ क्या जोड़ा, सिर्फ पानी ही तो जोड़ा ना। यहाँ ये स्टार्टिंग है, इसके बाद पानी जोड़ दिया तो ये आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ सिर्फ पानी ही तो जोड़ा ना, यानी सिर्फ पानी का फर्क होना चाहिए ना, दूध का फर्क तो नहीं होना चाहिए ना। दूध तो जितना यहाँ था उतना ही यहाँ होना चाहिए, क्योंकि दूध तो हमने जोड़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ पानी जोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, दूध को बराबर करेंगे। देखो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे दूध 4 है, यहाँ पे दूध 3 है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको 4 से गुना कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। देखो जी, नया क्या आ गया, 3 से गुना करने के बाद ये आ गया 12, 3, ये 4 से गुना करने के बाद आ गया 12, 4। अब देखो, अब हमारा दूध हो गया बराबर, यहाँ भी दूध 12, यहाँ भी दूध 12, और दूध हमें बराबर करना था क्योंकि दूध तो हमने छेड़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ पानी जोड़ा है। अब देखो जी, हमारे हिसाब से पानी जोड़ा 1, सवाल कह रहा है 1 नहीं जोड़ा, सवाल कह रहा है 5 जोड़ा। हमारे हिसाब से 1 जोड़ा, सवाल के हिसाब से 5 जोड़ा, यानी कि 5 गुना। हमारे हिसाब से 1, सवाल के हिसाब से 5, यानी कि 5 गुना। अब जो भी पूछ रहा है उसको 5 गुना कर दो। फाइंड मिल्क एंड वाटर इनिशियली। देखो जी, मिल्क हमारे हिसाब से इनिशियली है 12, लेकिन हमें 5 गुना करना है तो मिल्क आ जाएगा हमारा 12 गुना 5 60। दूध हमारे हिसाब से इनिशियली है 3, लेकिन हमें उसको 5 गुना करना है तो 3, सॉरी ये दूध है और ये पानी है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। दूध हमारे हिसाब से 12 है, 12 को 5 गुना करेंगे 60 आ जाएगा। पानी हमारे हिसाब से 3 है, 3 को 5 गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो मिल्क इनिशियली 60 है और वाटर इनिशियली 15 है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे और आगे प्रोसीड करके और एडवांस लेवल तक जाएंगे अभी हम। देखो जी, ये भी क्वेश्चन है, एक मिक्सचर का है, ये भी थोड़ा बेसिक ही लिया है मैंने ताकि थोड़े आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे एडवांस में दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक कर लेते हैं एक और। मिल्क है, वाटर है, वैसा साइज सेम सा क्वेश्चन है। पहले मिल्क दिया हुआ है 9:2 और अब वो कह रहा है 34 लीटर पानी जोड़ा तो हो गया 6:7। अब देखो जी, जो यहाँ था और जो यहाँ था, यहाँ से यहाँ हमने सिर्फ पानी जोड़ा है, यहाँ से यहाँ हमने सिर्फ पानी जोड़ा है, दूध नहीं जोड़ा। तो जितना दूध यहाँ था उतना ही दूध यहाँ होना चाहिए। ये 9 है और ये 6 है, 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है, तो दोनों को 18 बना दोगे, इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना। ऐसे भी कर सकते थे कि इसको 6 से गुना कर देते, इसको 9 से गुना कर देते, वो भी कर सकते थे, लेकिन 9 और 6 का एलसीएम हमें पता है कि 18 होता है, तो दोनों का हमने 18 बना दिया, इसको 2 से गुना कर दिया, इसको 3 से गुना कर दिया। अब देखो जी, नया क्या आ गया, ये आ गया जी 18, ये आ गया जी 4, ये आ गया 18, ये आ गया 21। अब देखो हमारा दूध यहाँ और यहाँ बराबर हो गया, हमें वही चाहिए था क्योंकि सिर्फ पानी जोड़ा है, दूध नहीं जोड़ा। अब हमारे हिसाब से पानी जोड़ा 17, 4 में 17 जोड़ा तभी तो 21 आया। सवाल कह रहा है भाई साहब 17 नहीं जोड़ा, हमने जोड़ा 34, यानी 2 गुना। हमारे हिसाब से 17, सवाल के हिसाब से 34, यानी 2 गुना। तो अब क्या करेंगे, जो भी पूछ रहा है उसको 2 गुना कर देंगे। हमारे हिसाब से इनिशियली मिल्क 18 था, लेकिन हमें तो सवाल के हिसाब से बताना है तो 2 गुना करके 36। हमारे हिसाब से इनिशियली वाटर 4 था, लेकिन हमें तो सवाल के हिसाब से बताना है, यानी 4 गुना 2 8। खत्म हो गया आपका सवाल। देखो जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़े एडवांस लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो सबसे पहले, तभी कर पाओगे, नहीं तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन नहीं समझा तो दिक्कत आएगी, क्वेश्चन समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5, मतलब दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। व्हाट पार्ट ऑफ ड्रिंक इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। देखो क्या कह रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ ड्रिंक इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब उस ड्रिंक में से, जो ड्रिंक थी, जो मिक्सचर था, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया हमने और उतना ही हमने पानी डाल दिया। यानी एक किसी मिक्सचर में से कुछ हिस्सा निकाल रहे हैं और उतना ही पानी डाल रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जितना मिक्सचर पहले था उतना ही मिक्सचर अब बाद में भी है, क्योंकि जितना हमने पूरा मिक्सचर निकाला उतना हमने पानी डाल दिया, तो पूरे टोटल मिक्सचर में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्वांटिटी में जितनी पहले थी उतनी अब है। सो दैट इन न्यू मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब देखो जी क्या करेंगे इसमें, हमें इसमें बताना है व्हाट पार्ट ऑफ ड्रिंक इज टेकन आउट। देखो सबसे पहले मिल्क और वाटर का जो रेशियो स्टार्टिंग में दिया हुआ, वो दिया हुआ 7:5, 7:5, तो जो टोटल होगा वो हो जाएगा 12। अब वो कह रहा है कि इसमें से हमने कुछ मिक्सचर निकाल दिया, मतलब ये जो मिक्सचर था कुछ निकाल दिया और उसमें हमने पानी डाल दिया, यानी कुछ मिक्सचर निकला और उतना ही पानी डाल दिया, तो जो टोटल रहा होगा ना, टोटल दोनों का बराबर रहा होगा, यानी कि दोनों का टोटल रहा होगा 12। कुछ मिक्सचर निकला और उतना ही पानी डाल दिया, तो टोटल तो बराबर रहेगा ना, टोटल कितना रहेगा 12। अब वो कह रहा है कि जो नया मिक्सचर बना, उस नए मिक्सचर में दूध और पानी जो है इक्वल प्रोपोर्शन में है, मतलब दूध और पानी का प्रोपोर्शन इक्वल होगा।
तो 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 ही दूध और 6 ही पानी। देखो फिर से समझो, ये दिया हुआ है दूध और पानी का रेशो स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर का, टोटल हो गया 12। अब वो कह रहा है इस मिक्सचर में से कुछ हिस्सा निकाल के उतना हिस्सा हमने पानी डाल दिया, तो जितना हिस्सा निकला उतना ही हिस्सा डाल दिया, मतलब टोटल बराबर रहा होगा। टोटल 12 था, यहाँ भी टोटल 12 रहा होगा। अब वो कह रहा है कि इस नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो दोनों इक्वल रहे होंगे 6:6। अब देखो जी कितना निकला, ये 7 में से 1 निकल गया, 7 में से 6 हुआ, यानी कि 7 में से 1 निकल गया। पानी तो हमने बढ़ाया है, तो पानी हम नहीं देखेंगे, जो दूसरा बचेगा, क्योंकि पानी हमने बढ़ाया था, पानी हमने डाला था, इसलिए हम पानी को नहीं देखेंगे। जो दूसरा बचता है हम उसको देखेंगे, यानी कि 1/7। 7 में से 1 निकला तभी तो 6 आया ना, यानी कि 7 में से 1 निकला, तो 1/7 आपका आंसर हो जाएगा, 1/7 पार्ट निकला होगा। तो इसका आंसर है 1/7। कोई भी डाउट हो पूछ लेना मेरे से, आपको पता है आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाकर अपने वो कर देना मैसेज और आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। देखो जी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मिक्सचर की। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। इस एक क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अटेंटिवली समझना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5 when 24 liter of mixture is taken out and replaced by water, the new ratio becomes 7:9. Find initial quantity of milk and water. देखो जी स्टार्टिंग से देखते हैं, मिल्क है, वाटर है, मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 7:5। ये था मिल्क और वाटर का अनुपात। अब वो कह रहा है कि 24 लीटर पूरा मिक्सचर निकाल दिया। 24 लीटर पूरा मिक्सचर निकालने के बाद भी क्या आपको पता है, रेशो यही रहेगा हमेशा। आप कभी भी दूध और पानी का या पानी और चीनी का, पानी और नमक का एक मिक्सचर बना के देख लेना, जैसे मर्जी बना लेना किसी भी रेशो में, और उसमें से कुछ लीटर आप पानी निकाल लेना, उसके बाद रेशो हमेशा सेम रहेगा। यानी कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि रेशो ऑफ किसी भी चीज़ का इतना है और पूरा मिक्सचर इतने लीटर निकल गया, तो निकलने के बाद भी रेशो हमेशा वही रहेगा, रेशो बदलेगा नहीं। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इन टाइप्स के सवाल में, यही गलती करते हैं लोग। ये रेशो था, 24 लीटर पानी निकल गया, 24 लीटर मिक्सचर निकल गया, 24 लीटर मिक्सचर निकलने के बाद रेशो यही रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब वो कह रहा है कि जो 24 लीटर पूरा मिक्सचर निकला था ना, उतना हमने पानी डाला और उतना पानी डालने के बाद जो नया रेशो आया वो आ गया 7:9। अब देखो जी रेशो था, रेशो में से 24 लीटर मिक्सचर निकाला, मिक्सचर निकालने के बाद यही रेशो रह गया क्योंकि पूरा मिक्सचर निकला था। अब वो कह रहा है कि मैंने 24 लीटर पानी डाला, उसमें दूध नहीं डाला, यानी कि दूध बराबर होना चाहिए। पानी डाला है ना, दूध तो नहीं डाला, तो दूध को बराबर बनाएंगे। अरे यहाँ तो बराबर ही आ गया, इस सवाल में तो बराबर ही आ गया। मान लो सवाल में बराबर नहीं होता, कुछ अलग होता, तो सबसे पहले हम दूध को बराबर बनाते। दूध को बराबर बनाने के बाद हम देखते हैं कि पानी देखो हमारे हिसाब से 5 से 9, यानी कि हमारे हिसाब से तो डला 4, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 4 नहीं डला, सवाल कह रहा है 24 डला। हमारे हिसाब से 4 डला, सवाल कह रहा है 24 डला, यानी कि 6 गुना। हमारे हिसाब से 4, सवाल के हिसाब से 24, यानी 6 गुना। अब जो भी पूछे उसको 6 गुना कर दो। अब ये पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। लेकिन इस सवाल में एक चीज ध्यान रखो कि जो ये आई थी, ये तो 24 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद आई थी। तो देखो अब हम कैसे करेंगे। अब हमारे हिसाब से जो टोटल है 7 + 5 12 है। इनिशियल 7 + 5 12 होता है ना टोटल, लेकिन हमें तो सवाल के हिसाब से बनाने के लिए 6 गुना करना पड़ेगा। तो 12 को 6 गुना करेंगे आ जाएगा 72। अब देखो जो ये आया, ये तो 24 लीटर मिक्सचर निकलने के बाद आया, ये इनिशियली थोड़ी ना आया, क्योंकि जो ये रेशो है ये 24 लीटर निकलने के बाद की रेशो है। तो ये 12 × 6 72 आया 24 लीटर निकलने के बाद। तो इनिशियल की बात करें तो इसमें हमें 24 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इनिशियली 72 + 24 टोटल रहा होगा आपका 96 लीटर। अब 96 लीटर में से इसको निकाल देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। जो मिल्क है ये 7 है और जो दूध है ये 12 है। दूध है क्या बोल रहा हूँ मैं, मिल्क है 7 है, पानी है 5 है। देखो जी यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, मिल्क है 7 और पानी है 5 और टोटल है 12। यही हो गया ना जी, दूध 7 हो गया, पानी 5 हो गया, टोटल हो गया 12। लेकिन टोटल 12 नहीं है, टोटल है 96। टोटल कितना है, टोटल है 96। मतलब 12 को कितना गुना करना पड़ेगा, 12 को 8 गुना करना पड़ेगा। देखो जी 7 दूध 5 पानी और टोटल 12, लेकिन टोटल 12 नहीं, टोटल आ गया 96, यानी कि 8 गुना। तो जो भी पूछ रहा है उसको 8 गुना कर दो। मिल्क आ जाएगा 7 × 8 56 और वाटर आ जाएगा 5 × 8
40। खत्म सवाल। एक बार फिर से सुन लो फटाफट। मिक्सचर की रेशो है मिल्क और वाटर की 7:5। अब वो कह रहा है उस मिक्सचर, पूरा जो मिक्सचर था 24 लीटर निकाल दिया। जब रेशो हो कोई और पूरा मिक्सचर निकाल दो तो रेशो चेंज नहीं होगी, रेशो उतनी ही रहेगी। यानी कि 24 लीटर निकलने के बाद भी रेशो 7:5 रही। अब वो कह रहा है हमने उसमें कुछ पानी डाला। कितना पानी डाला? 24 लीटर पानी डाला, क्योंकि 24 लीटर ही मिक्सचर निकला था। अब जब इसमें पानी डाला तो दूध तो बराबर रहेगा ना, पानी ही तो बढ़ेगा। इस सवाल में तो दूध बराबर था। अगर दूध बराबर नहीं होता तो हम पहले दूध बराबर बनाते। फिर देखेंगे जी, पानी डाला 4, हमारे हिसाब से 4 डाला, सवाल के हिसाब से 24 डाला, यानी डाला 6 गुना। जो भी पूछे उसको 6 गुना कर दो। अब ये टोटल 7 जमा 5 12 होता है। 12 को 6 गुना करेंगे 72 आएगा। लेकिन ये जो 72 आया ये 24 लीटर निकलने के बाद आया, तो इसमें 24 जोड़ो ताकि इनिशियल आए। तो 24 जोड़ा तो 96 आ गया। अभी आ गया जी इनिशियल। अब हमारा देखो जी, इनिशियली दूध और पानी का रेशो 7:5 था, सवाल में दिया हुआ था, और टोटल हो गया 12। हमारे हिसाब से 12, लेकिन जब हमने निकाला तो आ रहा है 96, यानी कि 8 गुना। तो जो भी पूछे उसको 8 गुना कर दो। जो दूध होगा 7 गुना 8 56 होगा, पानी होगा 5 गुना 8 40 होगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की चीज है, छोटी छोटी बारीकियां हैं वो समझ लेना ताकि गलती ना हो। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है प्रोपोर्शन। जैसे रेशो के बारे में तो हम ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है वो भी आगे पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक बार प्रोपोर्शन देख लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, देख लो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्या मतलब काफ़ी बार आ जाता है क्वेश्चन, तो समझना ज़रूरी है। देखो, एक याद करो, जो पहली क्लास आपकी रेशो की ली थी, जिन जिन लोगों ने नहीं ली है वो क्लास, वो लोग देख लेना। मैंने उसमें आपको रेशो और प्रोपोर्शन दोनों में फ़र्क समझाया था, और समझाया था रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो आपको बताया था कि जब भी प्रोपोर्शन लिखते हैं वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। ये रेशो का सिंबल होगा S2 का, फिर ये 4 डॉट लगेंगे प्रोपोर्शन, और फिर ये S2 का। तो देखो, इसमें मेनली 3-4 चीज़ें होती है। मीन प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। सब समझ लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करते जाएंगे, समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ AB। मीन प्रोपोर्शन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब जो एक डायरेक्ट ट्रिक होता है वो भी आपको सिखा दूंगा। अब देखो, जब ये पूछ लिया ना कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ AB, तो उसमें मीन का क्या मतलब होता है? मीन का मतलब होता है कुछ ना कुछ बीच वाला हिस्सा जो होता है। तो जो ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये होगा मीन प्रोपोर्शन। तो कैसे निकलेगा? ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो प्रोपोर्शन की पहली क्लास में आपको समझाया था। तो अब अगर मीन प्रोपोर्शन ऑफ AB निकालना है तो हम क्या करेंगे? A:2, मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शन x था, हमने मान लिया जो मीन प्रोपोर्शन था वो x था, तो A:x करेंगे। फिर जो प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट लगाते हैं, फिर x:b। मीन प्रोपोर्शन कभी भी दो चीज़ों का पूछा जाए तो उसको हम बीच में लिखते हैं। पहली चीज़ लिखी, दूसरी चीज़ लिखी, पहली चीज़ सबसे पहले लिखी, दूसरी चीज़ आखिरी में लिखी, और मीन प्रोपोर्शन बीच में लिख दिया। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। पहली चीज़, दूसरी चीज़ और बीच में मीन प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब समझते हो? अब इसका मतलब होता है A/x इज इक्वल टू x/b। इसका मतलब होगा A/x इज इक्वल टू x/b। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर और इसको इधर, तो हो जाएगा AB इज इक्वल टू x²। AB इज इक्वल टू x²। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी √AB। x की वैल्यू आ गई √AB। यानी कभी भी दो चीजों का अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ ले तो वो √, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये ट्रिक है, ट्रिक समझाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन में करा दिया कि देखो, हम बेसिक से समझेंगे, या हम पहली चीज लिख देंगे या हम दूसरी चीज लिख देंगे, बीच में मीन प्रोपोर्शन लिखेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा उन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके √, होगा, यानी √, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो जी, अब देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। मैंने आपको पता है बेसिक चीजें हैं, बस आप देखते जाओ क्या है क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ AB, ये मैंने आपको समझाया है कि जो पहली क्लास थी उसमें सारी डिटेल्स बताई थी। तो मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन x था। अब जब थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ AB की बात होगी ना, तो ऐसे लिखेंगे A:b, फिर जो प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट्स लगते हैं B:x। यानी कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको हम एंड में लिखते हैं। ये हमने क्यों किया? देखो, ये हमने फर्स्ट नंबर लिखा जो फर्स्ट A था, फिर सेकंड लिखा, फिर दोबारा से सेकंड लिखा, फिर आखिरी लिख दिया। ये थर्ड प्रोपोर्शन का तरीका होता है। तो इसका क्या मतलब होगा? A:b का मतलब होगा A/b, ये प्रोपोर्शन का सिंबल था, और अब इज इक्वल टू B/x। तो अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा B²/A, यानी कि ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन का ट्रिक आ गया, उसका फॉर्मूला आ गया x इज इक्वल टू B²/A। यानी कि जब कभी आपको दो नंबर दिए हों और उनका आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो दूसरे नंबर का स्क्वायर अपॉन में पहला नंबर, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन होता है। थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू B²/A, यानी कि दूसरे नंबर का स्क्वायर अपॉन में पहला नंबर। बहुत ही ईजी है। देखो जी, अब फोर्थ प्रोपोर्शन देखते हैं। ये भी बिल्कुल ही वैसे होगा, मान लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन x है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन जब तीन चीज़ों का निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट नंबर
इज टू सेकेंड नंबर, फिर प्रोपोर्शन का सिंबल, थर्ड नंबर इज टू ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। यानी कि हमने क्या किया, पहला नंबर लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा लिख दिया, फिर फोर्थ लिख दिया, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में x। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया b c अपॉन में a, ये आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन होता है सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में फर्स्ट नंबर। बहुत बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा आपको करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। देखो इसमें 5 नंबर दिए हुए हैं ABCDE, और ये दिया हुआ है a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू d अपॉन e। b अपॉन e की वैल्यू दी हुई है, a अपॉन e निकालनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपको चीज़ देखते ही समझ आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन में ई। अब ये तो गिवन था, अब इसके साथ साथ b अपॉन ई की भी वैल्यू गिवन थी। अब कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि b अपॉन ई कैसे निकलेगा इस सब को यूज करके। इस सब को हम अगर यूज करें तो b अपॉन ई कैसे निकलेगा उसका जुगाड़ करते हैं। जब ये सारी चीजें बराबर हैं तो क्या हम इसको x मान सकते हैं? जब ये सब कुछ ही बराबर है तो हमने इसको x मान लिया, सारे x के बराबर हैं। अब देखो अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होगा। देखो b अपॉन ई निकालना था, आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से ऐसा हो जाएगा कि दिमाग में देखते ही आ जाएगा कि यार ये जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। देखो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b अपॉन में c इंटू सी अपॉन में d इंटू डी अपॉन में e। तीनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि x को 3 बार मल्टीप्लाई किया, और x को 3 बार मल्टीप्लाई किया यानी कि आ गया आपका x क्यूब। अब देखो जी c से c कट जाएगा, d से d कट जाएगा, c से c कटा, d से d कटा, यानी कि b अपॉन में e आ गया आपका x क्यूब। और b अपॉन में e की वैल्यू हमें पता थी, क्या थी, b अपॉन में e की वैल्यू होती है 64 अपॉन में 125। अब 64 अपॉन 125 से कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल आ रहा है भाई। 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, यानी कि ये पूरा 4/5 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, यानी कि ये पूरा 4/5 का क्यूब है। तो अब x क्यूब, अगर ये आपका x क्यूब आ गया 4/5 का क्यूब, तो x आपका आ गया 4/5। बस खत्म सवाल। बहुत आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो फिर से सुन लो फटाफट, अभी ये निकालना बाकी है, यहाँ तक सुना रहा हूँ। ये दिया था, इसको हमने x के बराबर ले लिया। अब b अपॉन ई दिया था, हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि b अपॉन ई आ जाए। तो इन सबको मल्टीप्लाई करा, c से c कटा, d से d कटा, b अपॉन ई आ गया। b अपॉन ई x क्यूब है और b अपॉन ई 64/25 दे रखा है, और 64/125 होगा और 4/5 का क्यूब होगा, यानी x आ गया 4/5। अब a बटे ई कैसे निकालेंगे? a बटे ई निकालने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। देखो भाई कैसे करना पड़ेगा, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस सब की वैल्यू जो होगी वो a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इंटू डी अपॉन ई, ये आ जाएगा x की पावर 4। x x x x x 4 बार मल्टीप्लाई हो गया, b से b कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया, यानी a अपॉन में e की वैल्यू आ गई x की पावर 4। a अपॉन e ही हमें बताना था। हमें x की वैल्यू पता है, क्या है, x की वैल्यू 4/5 है, हमने अभी निकाली थी, यानी a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी 4/5 की पावर 4। a अपॉन ई की वैल्यू आ जाएगी 4/5 की पावर 4, और जो 4 की पावर होता है वो 256 होता है, और जो 5 की पावर 4 होता है वो 625 होता है। ये आ जाएगा आपका आंसर। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस एक बार समझने वाली बात होती है। हमारा जो दूसरा चैनल है कपूर खानदान, आप में से बहुत से लोगों को तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो उस चैनल पर जाओ और चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त गिव अवेज चल रहे हैं, हो सकता है आप ही लकी विनर हो। और गिव अवे के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी होगा वहाँ बहुत अच्छा। मतलब जब पढ़ाई से बोर हो जाते हो, स्ट्रेस फील करते हो, तो जाकर देखो, सारा स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा और गिव अवेज मिलेंगे। और उसके साथ साथ यार जो हमारा ये चैनल है मास्टर जी एजुकेशन, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, हमें मोटिवेशन मिलती है। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और बेल आइकन पर जाकर ऑल करना है। लेकिन
हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और अच्छे से वीडियोस बना पाएंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करो और सिर्फ अपने 5 दोस्तों से कोशिश करो, इतना तो कर सकते हो, अपने 5 दोस्तों से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करवा ही सकते हो, जितने भी व्यूअर्स हो 5-5 से ही करवा दो यार, बस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 5 लोगों से करवाना, और हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी, हौसला मिलेगा और हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो भाई कर देना प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं किया। और फिर अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके बता देना कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। और हाँ, अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम की ऑफिशियल आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आपको मैसेज कर देना है। आपको विदिन 24 आवर्स उसका सोल्यूशन टेलीग्राम पर ज़रूर देंगे हम। और जो हमारा दूसरा चैनल है कपूर खानदान, उसका भी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगा आपको।